हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और तैयारी एकदम शानदार कर रहे होंगे। किसी भी कारणवश की वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से 2 दिन आपको वीडियो नहीं मिल पाई, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी आपसे। और आज आपको मैं 100% कोशिश करूंगा कि तीनों वीडियो आज जो पेंडिंग रह रही है हमारी, वो तीनों वीडियो जो हैं आज आपको प्रोवाइड करवा दी जाए। एक मैथ की, सॉरी 2 मैथ की और एक साइंस की वीडियो पेंडिंग है ना। आज वह कि मैथ वाले का तो दिन है ही आज, है ना। और साइंस वाली हम पीछे पेंडिंग रह गई थी, उसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम साइंस का ही डिस्कशन करेंगे। जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का पार्ट नंबर 3 हम कर चुके थे। आज हम पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं और उसमें पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। एक चीज मैं बता दूं आपको, देखो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई वीडियो जो है वो स्लो है, आप स्लो पढ़ा रहे हो, वैसे मैं पढ़ाता नहीं हूँ। अगर मैं सोचूंगा कि भाई मैं स्लो पढ़ाने लग जाऊं तो भी मैं स्लो नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप स्पीड को बढ़ाकर वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। ठीक है, टाइम बचना चाहिए आपका भाई, किसी भी तरीके से टाइम नहीं खराब होना चाहिए। देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, इसमें क्या होता है, हमारे पास 2 मीडियम होते हैं। मीडियम जिसको बोले हम माध्यम। ठीक है, माध्यम। देखो सिंपल सी बात है कि भाई सभी जगह पे एक ही टाइम का मीडियम तो प्रेजेंट हो नहीं सकता। ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि ऑल टोटल हर जगह पे जहाँ से भी प्रकाश आ रहा है जा रहा है हर जगह पे सेम मीडियम होगा। नहीं हो सकता, क्योंकि ग्लास से भी होकर लाइट गुजर सकती है, वाटर से होकर भी लाइट गुजर सकती है, एयर से होकर भी लाइट गुजर सकती है। तो हम जनरली तो इन्हीं 3 मीडियम का डिस्कशन करेंगे, इन्हीं 3 माध्यमों का डिस्कशन करेंगे। ग्लास को बोले तो हम कांच बोलेंगे, कांच से होकर भी प्रकाश की किरणें गुजरती हैं, जल से होकर भी प्रकाश की किरणें गुजरती हैं, और एयर मतलब वायु या फिर हवा से होकर भी प्रकाश की किरणें गुजरती हैं। क्लियर है। और एक चीज हम बोल रहे हैं वैक्यूम वैक्यूम की स्पेलिंग VACWM, वैक्यूम, है ना। निर्वात से होकर भी प्रकाश की किरणें गुजरती है, निर्वात, है ना, जहां पे एयर भी प्रेजेंट नहीं होती यहां से। तो इन 4 मीडियम से होकर प्रकाश की किरण गुजर सकती है। तो लेकिन मेरे को ये बताओ कि क्या इन चारों मीडियमों में प्रकाश की किरण का जो वेग है, मतलब वेलोसिटी v, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, प्रकाश की किरण की चाल किसी भी माध्यम में भाई प्रकाश की किरण की चाल क्या हमेशा समान रहेगी, क्या हमेशा सेम रहेगी, कभी नहीं बदलेगी? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्या मेरे को बताओ कि आप जब दौड़ करते हो तो जब आप बिल्कुल डामर की रोड है, बिल्कुल फ्रेश एकदम बढ़िया ताज़ा नई रोड बनी है, उस पर आप दौड़ लगाते हो। फिर एक आप ऐसी जगह पे दौड़ लगाते हो जहाँ पे थोड़ा कच्चा है, और फिर एक आप ऐसी जगह पे दौड़ लगाते हो जहाँ पे बिल्कुल जैसे हम कह सकते हैं कि रेगिस्तान टाइप है, बिल्कुल भयंकर मिट्टी जमी हुई है, पैर रखते ही आपके पैर उसके अंदर धंस जाते हैं। तो क्या तीनों में ही आपकी स्पीड सेम रहेगी? कैसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। 1% भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सभी मीडियम्स में जो स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश की किरण की जो चाल है, वो समान रहे। हाँ, एक चीज मैं बता देता हूं कि निर्वात में प्रकाश की चाल को c से डिनोट किया जाता है, और ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये ध्यान रखेंगे आप हमेशा। तो ग्लास में अलग चाल होगी, वाटर में अलग होगी, एयर में अलग होगी, और वैक्यूम की मैंने आपको बता ही दी, निर्वात की आपके पास ये वैल्यू होगी। तो एक चीज यहाँ पे हम ये समझेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बात समझो कि जैसे आप एक फ्रेश रोड पे दौड़ रहे हो, फिर आप मिट्टी में जहाँ पे पैर रखते हैं आपके पैर धंस जाते हैं, मिट्टी में दौड़ने लग जाओ। तो जब रोड पे दौड़ रहे थे तब स्पीड आपकी बढ़िया होगी, एकदम शानदार होगी। जब मिट्टी में दौड़ोगे तो उससे स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। तो
बिल्कुल पैर थोड़े लड़खड़ा जाएंगे, इधर से उधर लड़खड़ा जाएंगे, सिंपल सी बात है। अब पैर लड़खड़ाएंगे, वहीं से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बढ़ेगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बढ़ेगा। हम दो टाइप के मीडियम पढ़ेंगे, रेयरर मतलब विरल, और एक हम पढ़ेंगे डेंसर सघन। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा आप, मेरे हिसाब से तो सही होनी चाहिए डेंसर की। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। और रेयरर की चलो चेक कर लेंगे बाद में जब भी आएगी। रेयरर की इसमें कहीं पे दिखाई नहीं दे रही, बाकी ठीक है मेरे हिसाब से। ठीक है, RARER आएगा। ठीक है, ये आपके पास मीडियम हो जाएंगे। दिख रहा है सभी को यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, ये जो विरल माध्यम हमारे पास होगा, इस विरल माध्यम में हमारे पास क्या होगा, जैसे देखो अभी हम कुछ कंफर्म नहीं कहेंगे कि भाई विरल ये हो जाएगा, सघन ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर जल विरल है तो यहाँ पे सघन हमारे पास कांच होना चाहिए। सघन हम वायु को नहीं कह सकते, सिंपल है ये। अभी मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा आगे चल के। ठीक है, तो ये आई होप ये चीजें आप समझ गए होंगे कि किसी भी अगर ये मीडियम हमारे पास प्रेजेंट है जिनमें से लाइट गुजर सकती है, हम अपने आसपास देख सकते हैं इनको, तो ये जो सभी में प्रकाश की चाल जो है वो समान नहीं रहेगी। तो उसका जो पाथ है, प्रकाश की किरण का जो रास्ता है वो भी बदल जाएगा, सभी में किसी में भी सेम नहीं रहेगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल पर डिस्कशन करूं तो हमारे पास यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो मीडियम है, इसको हटा देते हैं हम यहाँ से, ये नॉर्मल है, बाद में ड्रॉ करेंगे। ये दो मीडियम हमारे पास, ये मान लो वाटर प्रेजेंट है, वाटर जल है, और ये आपके पास एयर है, ये आपके पास एयर है, वायु। ठीक है, और दोनों मीडियम में हम कहेंगे, इस मीडियम को हम नाम देंगे रेयर मीडियम, और इस मीडियम को हम नाम देंगे डेंसर मीडियम, सघन माध्यम, और इसको नाम देंगे विरल माध्यम। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे हमारे पास रहेगी। इधर से कोई प्रकाश की किरण आती है, मान लो किसी भी एंगल के ऊपर आती है, इस पॉइंट के ऊपर, इसको नाम दे देते हैं पॉइंट P। इस P पॉइंट के ऊपर कोई भी प्रकाश की किरण आई और इसकी चाल मान लो S1 है, प्रकाश की किरण की चाल S1 है, तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे ये कोण बनाएगी जिसको हम बोलेंगे I। ये जब विरल माध्यम से जाकर सघन माध्यम में चली जाएगी तो यह स्पीड इसकी आप गेस करो कि धीरे हो जाएगी या तेज हो जाएगी? धीरे हो जाएगी। सिंपल देखो, ये वाटर जो है उसमें ऑब्स्टिकल इसके ज़्यादा आएंगी, कठिनाइयाँ ज़्यादा आएंगी, सिंपल सी बात है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया था, बालू मिट्टी में आप दौड़ोगे तो आपकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, स्पीड जो है कम हो जाएगी। तो ये इसको जाना चाहिए था एक्चुअल पाथ इस पर, इसको इस पाथ पर जाना चाहिए था, लेकिन ये जा कहाँ रही है, इस साइड में। तो ये जो यहाँ पे कोण बनाएगी इसको बोलेंगे कोण R, एंगल R। इसने अपना पाथ बदल लिया, इसने अपना रास्ता बदल लिया, और यहाँ पे मान लिया कि स्पीड किसकी क्या हो गई, इसकी S2 हो गई। तो यहाँ पे जब कोई भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में प्रवेश करती है, हम कहते हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तब उसकी चाल जो है कम हो जाएगी। देन हमारे पास यहाँ पे S1 जो है वो ज़्यादा होगा S2 से। दूसरी अगर हम बात बोले कि यहाँ पे जो एंगल I है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास एंगल ऑफ R, ये हो जाएगा हमारे पास रिफ्लेक्टेड एंगल, या कह सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, एक मिनट रुकिएगा भाई।
देखिए बहुत पै पै कर रहे बड़े बड़े वीडियो। अभी मैं आपको एक सरप्राइज दे रहा हूँ, देखना इसको ध्यान से। डमरू को है, ये देखिए, देखो बच्चे सामने मेरी तरफ क्या देख रहा है, मेरी तरफ क्या देख रहा है? चुप नहीं हो सकता, पता नहीं तुझे वीडियो बन रही है? दिख रहा है सभी को? मेरी तरफ देख, तू उधर देख, सामने देख, सामने देख। आवाज मत करना अब, ठीक है? नहीं करेगा ना? ओके चलो देखते हैं। देखो ये यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एंगल आर। ये भी कह रहा था कि वो वीडियो में जाऊंगा, तो मैं इसको वीडियो में लेकर आ चुका हूँ। अब बता, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा आपके पास? अपवर्तन कोण हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतन कोण। क्लियर? दोनों चीजें यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगी। अगर मेरे को ये बात बताओ, अगर ये एंगल देखो जहाँ पे ये इसको जाना चाहिए था, ये एंगल आई है, आई और आर में क्या रिलेशन है कि जब एंगल जो लाइट रे है रेयर मीडियम से, देखो मैं ये कॉन्सेप्ट आगे लिखवाऊंगा नहीं, आप इसको जैसे मैं नोट कर रहा हूं इसी पैटर्न में आप इसको नोट करेंगे, है ना? इसी पैटर्न में आप इसको नोट करेंगे। अच्छा, तो ये यहाँ पे हमारे पास एंगल ऑफ आई जो है वो ज्यादा होगा, ग्रेटर देन होगा एंगल ऑफ आर से। क्लियर है? ये चीज आप ध्यान रखेंगे। एंगल ऑफ आई जो है ग्रेटर देन होगा एंगल आर से। क्लियर है? ये चीजें आप ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई प्रकाश की किरण रेयर मीडियम से मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तब आपके पास ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। स्पीड यहाँ पे आपके पास कम हो जाएगी, ठीक है ना? लेस हो जाएगी पहले की कंपेयर में। सिंपल, ये आपके पास कंडीशन रहेगी जब प्रकाश की किरण रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी। यहाँ पे एक चीज मैं आपको लिखवाऊंगा, डेफिनेशन जो है प्रकाश के अपवर्तन की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन हम इसके जस्ट बाद लिखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लेते हैं कि डेंसर या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, ठीक है? अच्छा, लिख लिया इतना क्लियर? अच्छा, दूसरी कंडीशंस में यहाँ पे लिख दूंगा, दिख रहा होगा सभी को आपको? वेरी गुड। दूसरी कंडीशंस में यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकंड हमारे पास क्या आएगा कि व्हेन जो लाइट रे है वो डेंसर से रेयर में प्रवेश करती है, तो डेंसर से जब रेयर में प्रवेश करेगी तो स्पीड जो है उसकी स्पीड, अभी मैं बना देता हूँ यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा डेंसर मीडियम मतलब सघन माध्यम हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा हमारे पास रेयर मीडियम विरल माध्यम हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, स्पीड यहां पे हम S1 और S2 ही लेट कर लेते हैं। ओके, हाँ, ये एंगल आई, और इसका पाथ थोड़ा जो है वो बदल जाएगा। इसको एक्चुअल जाना चाहिए था यहाँ पे, और ये जाएगी यहाँ पे, ठीक है? S2 इसकी स्पीड हो जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास में एंगल बनेगा R। क्लियर है? सभी चीजें मैं यहाँ पे आपको डिनोट करवाने वाला हूँ। देखो सिंपल सी बात है, जब डेंसर से रेयर में जाएगी मतलब एकदम से बहुत कठिनाई आ रही। भाई मैं 40 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा हूँ, अब मैं चला रहा हूँ एकदम बालू मिट्टी में, है ना? गाड़ी को एकदम बालू मिट्टी में चला रहा हूँ। अगर मैं एकदम से रोड आ जाए और रोड पे मैं गाड़ी जो है वो चढ़ जाए तो क्या होगा? स्पीड एकदम से तेज हो जाएगी, गाड़ी की स्पीड एकदम से तेज हो जाएगी। वही कंडीशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी जब डेंसर से रेयर में एंटर करेगी प्रकाश की किरण, चाहे वो कोई भी हो, ये कांच हो तो ये जल हो जाएगा, अगर ये जल है तो ये वायु हो जाएगी। इस हिसाब से आप ध्यान रखेंगे। अभी मैं बताऊंगा आपको सारी चीजें। स्पीड ऑफ लाइट रे, प्रकाश की किरण की चाल, हिंदी मीडियम वाले भी लिखेंगे भाई, प्रकाश की किरण की चाल क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी। सिंपल, यहां पे अगर मैं लिखूं तो S1 जो है वो कम होगा S2 से,
जब इंटर करने के बाद ये बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज यहाँ पे आपको मैं बताऊं तो दूसरी चीज हमने लिखी थी कि भाई ये तो हमने लिख दिया था, ये जो एंगल आई जो है वो एंगल आर से ज्यादा होगा, इसमें हमने लिखा। तो यहाँ पे मेरे को बताओ कि अभी इसको यहाँ पे जाना चाहिए था तब ये बराबर होते, लेकिन जब ये यहाँ से गुजरेगी तो बाहर चली जाएगी, अपने पाथ को बदल लेगी। तो इस कंडीशन में आपके पास एंगल ऑफ आई जो है वो लेस देन हो जाएगा एंगल ऑफ आर के। ये सिचुएशन भी आपको देखने को मिलेगी। इज दैट क्लियर? ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है, ओके। तो अभी ध्यान से समझना। अच्छा, ये हमें देखने को क्यों मिलता है? ऐसा हमें क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। अभी हम डिस्कशन करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन जो है हमें देखने को मिलता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश की किरण की चाल जो भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, उसके कारण हमें अपवर्तन देखने को मिलते हैं। तो सर ठीक है, प्रकाश की चाल तो भिन्न भिन्न, ये होती क्यों है? ये होती है अपवर्तनांक के कारण। अपवर्तनांक जो है भिन्न भिन्न माध्यम का भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, तो उसके कारण हमें चाल भी अलग अलग देखने को मिलती है। सिंपल, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, अभी हम पढ़ने वाले हैं। मतलब अगर यहाँ पे हम ये कहें ना कि जिसमें अपवर्तनांक जिसका ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, और अपवर्तनांक जिसका कम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। अभी मैं आपको रिलेशन बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना इसको, ठीक है। इसको इरेज कर दो, ओके, वेरी गुड। हाँ, अभी हम पढ़ने वाले हैं इसकी डेफिनेशन। when the light ray enter in another medium, then it will change its path, and due to changing speed, this phenomena of light is called refraction of light. हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बोल दूंगा कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपना रास्ता, अपना पाथ बदल लेती है प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। सिंपल दूसरे शब्दों में हम कहें कि जब एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण वह अपना पाथ बदल लेती है, अपना रास्ता बदल लेती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सिंपल, यहाँ पे दो चीजें मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई आई क्या होगा, आर क्या होगा, वो मैंने अभी लिखवाया था, अच्छे से नोट कर लेना, समझ लेना। क्लियर है? इधर क्लियर सभी को? अच्छा, अभी हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो प्रकाश की अपवर्तन की जो घटना है, this phenomena happens due to the different refractive index in डिफरेंट मीडियम में जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यहाँ पे कह देंगे कि यह घटना प्रकाश का अपवर्तनांक अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होने के कारण, या कह सकते हैं यह घटना प्रकाश का अपवर्तन भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होने के कारण हमें देखने को मिलता है। ये कहते हैं दिस फिनोमेना, मतलब प्रकाश का अपवर्तन जो है, या कह सकते हैं यह घटना हमें भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तनांक, इसको बोलेंगे अपवर्तनांक हिंदी में, अपवर्तनांक भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होने के कारण देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम और लिख देंगे,
ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट by changing the medium. ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट बाय चेंजिंग द मीडियम, मीडियम में बदलाव होने के कारण जो है प्रकाश की चाल भी बदल जाती है। हम कह देंगे कि माध्यम बदलने के कारण प्रकाश की चाल बदल जाती है, जिसके कारण भी हमें अपवर्तन की घटना देखने को मिलती है। ये कुछ आपके सामने कॉन्सेप्ट रहेंगे और इसके जस्ट बाद हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, इज दैट क्लियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, हिंदी में मैंने बता दिया है, अगर आपने नहीं सुना है तो वीडियो को रिवर्स करके देख लेना। मैं एक बात को बार बार बताऊं, इतना टाइम यहाँ पे अवेलेबल है नहीं, ठीक है। चलो देखो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो यहाँ पे ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किया जाता है एन से भी डिनोट कर देते हैं, म्यू से भी डिनोट कर देते हैं। कंफ्यूजन की कोई अपने दिमाग में बात रखनी नहीं है, ये ध्यान में रखना। होता क्या है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड of light in medium, ठीक है, is called refractive index, is called refractive index, इसको कहा जाएगा refractive index। it is denoted by n, it is denoted बाई एन, इसको एन से डिनोट करते हैं। अगर हम n इक्वल टू लिखें तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और अपोन में लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर है? तो n इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट को हम c से लिखते हैं और इसको लिखते हैं हम v से, है ना। ये आ जाएगा हमारे पास n इक्वल टू सी अपॉन वी। अब यहाँ से एक बात आपको समझ में आ रही होगी, अभी मैंने आपको बताई थी कि अगर अपवर्तनांक अगर ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, अपवर्तनांक अगर कम है तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये जो c है ये तो कांस्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये तो सेम रहेगी सभी में। तो ये जो n है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा v के ऊपर, या कह सकते हैं कि v जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी n के ऊपर, अपवर्तनांक के ऊपर। अगर अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का बढ़ जाएगा तो उसमें स्पीड घट जाएगी, ये सिंपल आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? यहाँ पे अब सुनो हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल, हिंदी मीडियम वाले लिख लो भाई, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं, लिखा नहीं यहाँ पे, अपवर्तनांक, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इज दैट क्लियर? निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय n, इसको n से रिप्रेजेंट, मतलब इसको n से प्रदर्शित किया जाता है। n इक्वल टू हम लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल को c से डिनोट किया जाएगा, माध्यम में प्रकाश की चाल को v से डिनोट किया जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास फाइनल आ जाएगा n इक्वल टू c बटे में v। अब यहाँ पे हम अपवर्तनांक पढ़ेंगे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, मतलब एक मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का जो अपवर्तनांक है वो अगर हमसे पूछा जाए तो वो कैसे हम बता सकते हैं, वो कैसे हम निकाल सकते हैं। सिंपल ध्यान से समझिएगा और फिर हम पढ़ेंगे। अगर टाइम रहेगा 30 मिनट से अगर कम वीडियो रही तो हम आज ही आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी करवा कर जाएंगे। ओके, ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं बचेगा भाई, कॉन्सेप्ट बढ़िया है, ध्यान से समझना। इसको समझ गए आप सभी? चलिए, आप ध्यान रखिएगा कि हीरे का अपवर्तनांक, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है 2.42 होता है। मेरे हिसाब से यही होता होगा डायमंड का
डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मैक्सिमम है 2.42, ध्यान रखेंगे। और अगर हम निर्वात की बात करें तो निर्वात का कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता, 0 होता है, कोई अलग बात है नहीं। क्लियर है? सॉरी, निर्वात का 1 होता है, 0 नहीं होता, 1 होता है। अच्छा देखो इधर ध्यान से, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी अभी जो हमने अपवर्तनांक पढ़ा था उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक भी बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। अभी जो हमने पढ़ा था ना n = c/v, इसको एक चीज और बोला जाता है, आप नोट कर लीजिएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। हिंदी में बोले तो एब्सोल्यूट इंडेक्स, ठीक है ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है? अच्छा ध्यान रखिएगा, अभी हम पढ़ने वाले हैं अपवर्तनांक जो है दो माध्यमों के बीच में, दो माध्यमों के बीच में। तो हम यहाँ पे फर्स्ट करें, अगर हम दो माध्यम लेते हैं, सपोज दैट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम एक माध्यम तो लेते हैं n1 माध्यम लेते हैं, एक हम फर्स्ट, और एक हम माध्यम लेते हैं सेकंड, ठीक है, माध्यम सेकंड। तो यहां पे हम करेंगे एक के सापेक्ष में दो का अपवर्तनांक। क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा, एक के सापेक्ष में दो का अपवर्तनांक, माध्यम एक के सापेक्ष में, माध्यम एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक, माध्यम एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक। ध्यान से देखना है, यहां पे समझना, अभी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक, n1 से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ देखो भाई, एक के सापेक्ष में दो का अपवर्तनांक हम निकाल रहे हैं, तो दो को हम ऊपर लिखेंगे और n1 को हम नीचे लिखेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। एक के सापेक्ष में दो का, है ना, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1, हिंदी मीडियम वाले लिख, सॉरी इंग्लिश मीडियम वाले लिख देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ओके ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आपको मैंने बताया कि n = होगा आपके c/v, ठीक है। अगर देखो c तो बदलेगा नहीं, तो हमारे पास यहाँ पे n1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी c/v1, और अगर हम n2 की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी c/v2। इज दैट क्लियर? दोनों वैल्यू जो हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो n12 हमारे पास आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, n12, ये भी ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, ठीक है। तो इसको देखो यहाँ पे लिख देंगे c/v2 डिवाइड बाई c/v1, क्लियर है, लिख दिया। तो n12 हमारे पास क्या आ जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल, मतलब ऊपर बचेगा हमारे पास n/v2 और नीचे बचेगा n/v1, सॉरी 1/v1, सॉरी c से c तो कैंसिल ही होगा, तो ये v1 ऊपर चला जाएगा और ये v2 नीचे आ जाएगा, सॉरी हाँ, v1 ऊपर चला जाएगा, v2 नीचे आ जाएगा, सही है बिल्कुल भाई। तो n12 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो यहाँ पे 1 ही है भाई, तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो v1/v2 हमारे पास आ जाएगा, v1/v2 हमारे पास आ जाएगा। इज दैट क्लियर? बिल्कुल शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख लेना कि माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक हमसे पूछेगा तो हम ये कंडीशंस लिख देंगे। ओके, फिर से बता देता हूं, n12 जो n2/n1 होगा, n1 की वैल्यू हम निकालेंगे, पीछे फॉर्मूले से c/v1 आएगी, n2 बराबर आ जाएगा c/v2, ठीक है। और ये हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे और c से c कैंसिल, v1 ऊपर चला जाएगा, v2 नीचे आ जाएगा, v1/v2 हमारे पास यहाँ पे माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक हमारे पास आ जाएगा। बिल्कुल शानदार तरीके से हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। अभी हम करने वाले हैं माध्यम दो के सापेक्ष एक का अपवर्तनांक, माध्यम दो के सापेक्ष एक का अपवर्तनांक, ठीक है। अभी मैं इन्हीं को इरेज कर करके लिखता जाऊंगा। देखो इधर माध्यम एक के सापेक्ष दो का निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे, माध्यम एक के सापेक्ष दो का, सॉरी दो के सापेक्ष एक का, दो के सापेक्ष एक का अपवर्तनांक, तो दो के सापेक्ष एक का अपवर्तनांक जिसके सापेक्ष निकाला जाता है उसको नीचे लिखा जाएगा और जिसका निकाला जाता है उसको ऊपर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे सेम हमारे पास ये रहेगा, n1 की वैल्यू c/v1 रहेगी, n2 की वैल्यू c/v2 रहेगी। हम यहाँ पे अभी हम पुट करेंगे तो n21 हम निकाल रहे हैं, तो n1 की वैल्यू हमारे पास रहेगी n/v1 और इसकी वैल्यू रहेगी हमारे पास, सॉरी n नहीं c,
c बटा में v1 और इसकी वैल्यू रहेगी हमारे पास c बटा में v2। क्लियर है? अच्छा, तो ये c से c कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास v1 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास v2। तो ये आ जाएगा 2 1 जो आएगा हमारे पास वो आएगा v2 बटा में v1। इज दैट क्लियर? बिल्कुल शानदार तरीके से हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है कि माध्यम 2 के सापेक्ष जब 1 का पूर्णांक निकालेंगे, माध्यम 2 के सापेक्ष जब 1 का पूर्णांक आएगा तब ये कंडीशन आएगी, और माध्यम 1 के सापेक्ष जब 2 का पूर्णांक आएगा तब ये कंडीशन आएगी। दोनों फॉर्मूले यहाँ पे नोट कर देता हूँ मैं। माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का पूर्णांक निकालेंगे तो v1 बटा में v2 आपके पास आएगा, ठीक है, और माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का जब पूर्णांक निकालेंगे तो आएगा v2 बटा में v1। ये आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एक चीज अपने दिमाग में ऐड कर लो ना कि जिसके सापेक्ष किया जाता है उसका वेलोसिटी ऊपर आएगा और जिसका किया जाता है उसका नीचे आएगा। जिसके सापेक्ष किया जाएगा उसका वेलोसिटी ऊपर आएगा और जिसका निकाला जाता है उसकी जो है वो नीचे आएगा डिवाइड में। ये सिंपल कॉन्सेप्ट आपके पास हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और आप यहाँ ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे आप एक चीज और आप ध्यान से समझेंगे। क्या समझनी है? बेसिक सी बात है। जैसे मैं आपको बताऊं अभी कि अगर हम कहें कि कांच के सापेक्ष में जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, ठीक है, तो यहां पे मैं इसको लिखूंगा कैसे? किसके सापेक्ष निकाल रहा हूं? कांच के सापेक्ष, तो ग्लास के सापेक्ष वाटर का G&W। और दैट इज दैट क्लियर? G&W, ग्लास हो जाएगा कांच, तो आप लिख देंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो, अगर हम उस फॉर्म में लिखना चाहें तो अगर n की फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास आएगा जिसके सापेक्ष जल का निकाल रहे हैं तो जल का ऊपर, और जिसके सापेक्ष निकाल रहा है तो उसका नीचे, ठीक है। और अगर हम वेलोसिटी की फॉर्म में लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ग्लास ऊपर और वेलोसिटी ऑफ W नीचे। ये हमारे पास फॉर्मूले बनेंगे भाई, अच्छे से दिमाग में नोट कर लेना, अच्छे से दिमाग में नोट कर लेना बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आएगा इसका। ओके, तो स्पीड दिया जाएगा या अपवर्तनांक दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है कि अपवर्तनांक जो ऑफ ग्लास जो है ना, ग्लास का अपवर्तनांक हमारे पास 3/2 होता है, ठीक है। हाँ, ग्लास का अपवर्तनांक जो हमारे पास 3/2 होता है और वाटर का अपवर्तनांक जो होता है हमारे पास 4/2 होता है। दोनों का आपको वैल्यू दी जाएगी, ये ध्यान में रखने की जरूरत है नहीं। अच्छा, यहीं पे अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, मैं यहाँ पे निकालूं कि कांच के सापेक्ष जल का निकाला था ना, अभी मैं निकालूं जल के सापेक्ष कांच का, जल के सापेक्ष कांच का, ठीक है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हम निकालेंगे तो हम करेंगे N W और G, ठीक है। जल के सापेक्ष कांच का, वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास का, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जिसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है उसका हमें नीचे लिखना है, उसका हमें नीचे लिखना है। तो वाटर के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, ग्लास का, तो NW नीचे आएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर वेलोसिटी की फॉर्म में हम इनको लिखते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा VW बटे में VG। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख लेना, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको नोट करवा दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो भी हमारी काफ़ी लंबी बन चुकी है, 33 मिनट की। ये सारी चीज़ें जो अभी आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है, ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा बच्चों, ठीक है ना। ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल शानदार तरीके से आपको कॉन्सेप्ट का पढ़ाया गया है। आज ही आपको 2 वीडियो और मिल जाएंगी, ठीक है। वीडियो नंबर मैथ की वीडियो जो ट्रिग्नोमेट्री की, आज शायद मैक्सिमम चांस है कि हम ट्रिग्नोमेट्री को फिनिश कर देंगे। 8.3 जो एक्सरसाइज है वो हमारी बची हुई है, उसको हम आज कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो इसी के ऊपर कहा है, एक बात अपने दिमाग में हमेशा याद रखिएगा कि एक शेर कह रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना, कि चिराग मेरे देखकर मचल रही है हवा, कि चिराग मेरे देखकर मचल रही है हवा, आज बहुत तेज चल रही है हवा। जो बना रहे थे किस्से मेरी तबाही के, जो बना रहे थे किस्से मेरी तबाही के, उनको ये बता दो कि रुख बदल रही है हवा। शानदार, इसी जोश और रोश के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, उसमें हम डिस्कशन करेंगे मैथ का। और आज साइंस का जो टॉपिक्स हमने किया है, आई होप आप बिल्कुल शानदार तरीके से आपको समझ में आए होंगे और बिल्कुल शानदार तरीके से आप इनका रिवीजन करना। वीडियो को अगर आपको धीरे लगता है तो आप इसको 2x या 1.5x स्पीड पे करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू, जय हिंद।